हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और नीट अब जस्ट हमारे बहुत ही करीब आ चुका है। मैंने सोचा इसके लिए मैं तुम्हारे को ये बता देता हूँ, जो मिस्टेक रजिस्ट्रेशन की तुम कर सकते हो उसके बारे में एक बार डिस्कस हो जाए, क्योंकि मैंने कई बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा। साथ ही साथ मैं ये एक और चीज़ डिक्लेयर करने वाला हूँ कि भाई मैं नीट का क्रैश कोर्स भी अपने चैनल पर निकालने वाला हूँ। मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मैं जेई की बहुत मदद करता हूँ। अब मेरा समय आ चुका है कि मैं नीट की भी मदद करूँ, और साथ ही साथ सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो मेरा क्रैश कोर्स सीबीएसई का भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है जो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि भाई मेरा कौन सा सेंटर आने वाला है वो तुम्हारे को वेबसाइट पर बाद में ही पता चलेगा। एडमिट कार्ड वो भी तुम्हारे को वेबसाइट पर बाद में पता चलेगा, मगर मेन चीज़ है कि भाई हमारा जो पेपर होने वाला है वो 5 मई संडे को होने वाला है। 3 घंटे 20 मिनट का रहेगा। यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको टाइमिंग जो दे रखी है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस समय होगी। ये तो हो गई मेन चीज़, ठीक है। ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सीधा मेन उस पर कि भाई रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या ऐसे पंगे हो सकते हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए कुछ रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स मैं यहीं पर फॉलो करवा रहा हूँ, तुम्हारे को ध्यान में रखना। देखो, पहली बात यह है कि जब तुम रजिस्टर करने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाओगे तो जो भी मम्मी का नाम पापा का नाम है वो ढंग से रखना। वो तुम्हारी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट बोर्ड के अंदर दे रखा होगा। मतलब 12वीं जो तुम कर रहे हो उसकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो नाम लिख रखे हैं प्लीज़ वही नाम लिखना। उसके अलावा कोई नाम लिखोगे तो अपने आप ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। पता चला तुमने कास्ट चेंज कर दी, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मेट देख लो, डेट ऑफ बर्थ भरने का, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर है, ये ध्यान में रखना। तीसरी चीज़, अगर हम आइडेंटिफिकेशन टाइप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि वो यहीं पर से होते हैं, इंडियन नेशनल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, 12th क्लास का एडमिट कार्ड। मैं ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देख लो। 12th क्लास का एडमिट कार्ड और एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कूल की आईडी कार्ड नंबर ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारे विकल्प हैं जो आप लोग, परमिसेबल आईडीज़ हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास राशन कार्ड हो, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, पासबुक, इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने इशू कर रखा हो। एनआरआई के लिए भाई पासपोर्ट नंबर काफ़ी रहेगा, फॉरेन ऑफिशियल्स के लिए भी भाई पासपोर्ट नंबर काफ़ी रहेगा। ध्यान रखना जब तुम मोबाइल नंबर लिखोगे या तो अपना लिखना, अपना मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल आईडी देना। वरना ज़्यादा अच्छा ये होगा कि भाई अगर पापा मम्मी हो कोई तो या तो पापा का दे दो या फिर मम्मी का दे दो। पिन कोड में गलती मत करना, मैंने देखा है पिन कोड में एक डिजिट की गलती होते हुए बंदों का रजिस्ट्रेशन ही पूरा चला जाता है। पिन कोड की गलती प्लीज़ मत करना। जो घर है वहीं का पिन कोड लिखना जहाँ पर स्टे कर रहे हो। ये मत सोचना कि भैया मैंने अपने नानी के घर का लिख दिया, मामा के घर का लिख दिया, बुरा फंसोगे, ठीक है। अब मेन बात आती है तुम्हारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में जो भी तुम यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर देख लो ध्यान से लिखा है, एप्लीकेशन पर्टिकुलर एंटर्ड इन द स्टेप 1 कैन बी एडिटेड बिफोर द फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी चेंज इस स्टेप के अंदर नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को छोड़कर, जो कि स्टेप नंबर 1 के बाद भी चेंज करे जा सकते हैं। उसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली। कैटेगरी के हिसाब से ध्यान रखना भाई, जो भी कैटेगरी तुम भर रहे हो कैटेगरी बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ओबीसी वालों एक चीज़ ध्यान रख लेना कि भाई जो गवर्नमेंट ने इस वक्त लिस्ट निकाली हुई है, अपडेटेड जो लिस्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप ओबीसी में हैं या फिर ओबीसी में नहीं है। प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना। पता चला तुमने तो कह दिया कि भाई हम ओबीसी में हैं और वहाँ से तुम्हारे पास कैटेगराइजेशन तुम्हें नहीं मिल पाया, यहाँ से भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि आप एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तो देख लेना अपने हिसाब से। और जो नहीं भर रहा है, जो जनरल भर रहा है, वो एक बार जाके प्लीज़ चेक कर ले क्या तुम ओबीसी में आ गए हो या फिर नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बेनिफिट क्यों छोड़ना। इज़ दैट क्लियर। तो गवर्नमेंट की जो साइट है www.ncbc.nic.in, इसके अंदर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस के लिए ध्यान रखना कि पहले से ही इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस को डिफाइन कर रखा है गवर्नमेंट के अंदर कि कौन लोग इसके अंडर आते हैं। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ही आप इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज अगर आपने भर दिया तो फिर से ये एक गलत मीन्स के अंदर आ जाएगा कि भाई आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, एंड रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका कैंसिल, ठीक है। नेशनैलिटी यहाँ पर लिख रखी है कि जो एनआरआईज है, ओवरसीज सिटीजन्स है और फॉरेन है, वो एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं दे सकते। स्पेशल प्रेफरेंस ध्यान से देखिएगा, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, बेंचमार्क डिसेबलिंग, ये अपेंडिक्स 7 के अंदर जाकर आप देख लेना
कि उस कैटेगरी में है या फिर नहीं है, रिलैक्सेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जैसी भी आपकी डिसेबिलिटी है, अगर है इफ़ एनी, तो ये जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी कोटा सेट रहता है। क्लियर। देन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 सिटीज़ की आपको चॉइस मिलेगी। चारों सिटीज़ ऐसी भरना जो कि आपके आसपास हो या रीच में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मुझे पता है कि मैं फ़्लाइट लेके एकदम से बैंगलोर जा सकता हूँ, मुझे इतना हैसल नहीं होने वाला, तो मैं ऑब्वियसली कोई एक ऐसी सिटी भरूंगा जहाँ पर मैं ईजी कन्विंस से पहुँच पाऊँ। ऐसा ना हो कि भैया मैं ट्रेन और बस के धक्के खाते हुए 10 घंटे बाद वहाँ पहुँच रहा हूँ, ना मुझे कोई होटल मिल रहा है या ना कुछ। ठीक है, कोई भी ऐसी सिटीज़ चूज़ करना जिससे तुम ईजीली वहाँ पर पहुँच सको। ये मत देखना कि चलो ठीक है दिल्ली है, अच्छी बात है, दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, लेकिन उसके बाद ऐसी देखना जो आसपास मिले, जहाँ पर इजीली तुम या तो जा सको, चाहे फ्लाइट का यूज़ करके या कोई भी चीज़ का यूज़ करके, लेकिन उसमें ज़्यादा ना थको। ठीक है, ये अपने पापा से ज़रूर कंसर्न करना, पापा मम्मी इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर लफड़े हो जाते हैं। तुमने इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश ही मिलने वाला है। ठीक है, और अगर तुमने हिंदी भरा है तो तुम्हारे को बाय लिंगुअल मिलेगा, मतलब एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ हिंदी होगा, लेकिन ध्यान रखना जो मेन इंग्लिश में लिखा हुआ है वही मीनिंगफुल माना जाएगा। ये यहाँ पर लिख रखा है कि द ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल वन। ये चीज़ क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्लीज़, वैसे तो मुझे पता ही है 99% बच्चे इंग्लिश में ही दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 10% बच्चे हैं वो हिंदी में दे रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखना, बाय तुम इंग्लिश हो और तुमने हिंदी वाला भर दिया, ये गलती मत करना। जो भी तुम यहाँ पर भर रहे हो, एक चीज़ और बता दूँ कैटेगरी के अंदर, ये मत सोचना कि तुमने अभी तो भैया मैंने ओबीसी भरा नहीं, या फिर मैंने अभी एससी एसटी भरा नहीं है, मैं बाद में जाकर दिखा दूंगा जी मैं एससी एसटी था आफ्टर द रिजल्ट्स। वो मान्य नहीं होने वाला, काउंसलर से रिजेक्ट कर देगा, सिंपल एज दैट है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, देख लो, कास्ट कम्युनिटी जो भी है वो काउंसलिंग से वेरीफाई होगी, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स तुम्हारे को दे रखी है क्लास 10, 11 और 12 की। तो जो कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं क्लास 12 2024, वो सिलेक्ट करेंगे कि भाई हम क्वालिफाई कर रहे हैं, जस्ट अभी क्वालिफिकेशन के अंडर है, तो वो कोड 01 भरना। बाकी जो ड्रॉपर्स हैं वो 02 से 07 अकॉर्डिंगली आप लोग भर सकते हैं, जो पहले ही मतलब पास आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर से मेन चीज़ आ जाती है, देखो फी जो होगी वो सक्सेसफुली ट्रांस जब तुमने फीस भर दी, तो ये ना हो कि बैंक से पैसे कट गए, वेबसाइट से तो कुछ हमारे को लेना देना है नहीं, वेबसाइट से हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं आया और हमने कह दिया कि जी फीस भर गई है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, सीधा सा। फीस जब भर जाए तो वो यहाँ पर दिखना चाहिए वेबसाइट के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन वो ट्रांजैक्शन ओके आ चुका है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो मान्य होगा। इज़ दैट क्लियर। वो चीज़ मान्य होगी, ये नहीं कि भाई बैंक से पैसे कट गए, हमने तो भरे थे, हमारे पास पेटीएम का स्क्रीनशॉट है, एनटीए ने बोल दे कि भाई ये सब हम नहीं मानने वाले। तो फीस के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर ये सारे सटल पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि सिर्फ एक डिडक्शन से तुम ये नहीं बता सकते कि भैया तुमने फ़ी को पेमेंट कर दिया है। कंफर्म जनरेशन होना चाहिए ओके ट्रांजैक्शन का फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। हाँ देखो, अब कुछ जटिलताएं होंगी कि भाई तुमने भरने की कोशिश करी, नहीं भर पा रहे, तो उसके लिए तुम एनटीए के हेल्प डेस्क को कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की, तो फोटोग्राफ ऐसा ना हो कि भैया तुमने लिया अपने फ़ोन से, आईफोन से बढ़िया तरीके से ऐसे चमचमाती हुई फ़ोटो खींच ली, ठीक है, और वहाँ पर भेज दी, सीधा डिस्कार्ड हो जाएगा। जाओ ढंग की फ़ोटो खिंचवाओ, पीछे वाइट बैकग्राउंड रखो, तुम्हारे आँख नाक कान मुंह 80% ऑफ द फेस तुम्हारा वहाँ पर दिखना ही चाहिए, यहाँ 80% फेस कवरेज होना ही चाहिए। फोटोग्राफ प्रेफरेबली ध्यान रखना कि 1 जनवरी 1 तारीख 2024 के बाद की ही हो, और वहाँ पर टाइम वगैरह तुम्हारा तुम्हें मिल जाए। ठीक है, चश्मा अगर तुम मेरी तरह पहनते हो, अगर रेगुलरली यूज़ करते हो मेरी तरह तो पहने रखो, नहीं करते तो फिर अपने हिसाब से देखो। ठीक है, क्योंकि इस पर भी इन लोगों ने स्ट्राइक दे रखा है कि अगर ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, चल बेटा बाहर निकल जा। ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स आर अलाउड इफ ओनली बीइंग यूज्ड रेगुलरली। इसे ये मत समझना ओकेजनली मैं पहनता हूँ तो चलो ठीक है, पहनकर मैंने स्मार्टनेस से फ़ोटो खिंचवा ली, भाई सीधा जाओगे। कोई भी एआई का यूज़ करके अपने आप को ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, स्नैपचैट के फिल्टर्स लगा के फ़ोटो देने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, फोटोग्राफ को रिजेक्ट करा जा सकता है अगर बिल्कुल तुम्हारी फोटोग्राफ में उन्हें 1% भी की कमी मिली।
पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट तक होना चाहिए। अब लोग कहते हैं जी हम निकलवा कर आए फ़ोटो और हमारा तो नहीं बैठ पा रहा, कंप्रेसर्स का यूज़ करो। कंप्रेसर का यूज़ करोगे, गूगल पर तुम्हारे को मिल जाते हैं कई सारे कंप्रेशन, है ना, उसमें इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट नहीं होती और तुम्हें ये साइज़ देखने को भी मिल जाएगा। और तुम्हारे पास जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 4/6 की होनी चाहिए, साइज़ उसका 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी अच्छा देखो ध्यान से, तो ऐसा कंप्रेसर यूज़ मत करना जिसमें फ़ोटो हल्की सी भी ब्लर हो जाए, जिस टाइम वो ब्लर हुई उस टाइम वो रिजेक्ट हुई, ये सिंपल है। जिस टाइम ब्लर उस टाइम रिजेक्ट। इज दैट क्लियर? इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सिग्नेचर के बारे में अगर बात करूँ तो सिग्नेचर एक ही बार में होने चाहिए। ऐसा ना हो पहले तुम अपने आपका नाम लिख रहे हो, फिर अपनी कास्ट लिख रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो, एक फ्लो में सिग्नेचर होने चाहिए। सारे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, सीधा रिजेक्शन मिलेगा। ये बात क्लियर है? और सिग्नेचर का साइज 4 किलोबाइट से 30 किलोबाइट के बीच का ही होना चाहिए। अगेन अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है यू कैन यूज़ कंप्रेसर्स अवेलेबल ऑन गूगल। यहाँ देखो लिखा है अनसाइंड ऑनलाइन सिग्नेचर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन के बारे में, बिल्कुल तुम्हारी जो इंक होनी चाहिए वो गाढ़ी इंक होनी चाहिए, बाहर से लेकर आओ। इम्प्रेशन बिल्कुल सही बने, ऐसा ना बने कि भैया थंब के नीचे का कुछ हट रहा है, थंब के ऊपर का हल्का सा भी हट रहा है, कोई भी बायोमेट्रिक हटता हुआ तुम्हारा दिखाई देगा वो सीधा रिजेक्ट करेगा। थंब इम्प्रेशन बिल्कुल ऐसा आना चाहिए जैसे तुम्हारे फ़ोन के थंब सेंसर के ऊपर आता है, बिल्कुल तरीके का बना आना चाहिए। हल्का सा भी हटे प्लीज़ वापस ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन केस नहीं कर पाते पक्का रिजेक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने लिख रखा है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब है अगर ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, उसमें कोई भी लाइन नहीं दिख रही तो भी तुम्हारा रिजेक्शन है, फेडेड रहा तो भी तुम्हारा रिजेक्शन है। फ़ी पेमेंट के बारे में ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो कंफर्मेशन है उसे प्रिंट करवा लेना, वरना अगर इनकम्प्लीट रहा तो अनसक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन रहेगा। जब तक वो टोटली ओके तरीके से कंफर्म ना कर दे खुद वेबसाइट, तब तक तुम्हें ये नहीं मानना है कि कंफर्मेशन हो चुका है। नहीं हो रहा वापस पैसे भर दो, क्योंकि वो पैसे रिफंड हो जाएंगे तुम्हारे को। इज दैट क्लियर? तो अगर इन केस जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया ही है, इन केस अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा तो तुम एनटीए को कांटेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा पेमेंट कर दोगे। ऑब्वियसली डुप्लीकेट पेमेंट रिफंडेबल होती है, ये मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। ओके और नॉट ओके का स्टेटस तुम्हारे को साइट पर देखने को मिल जाएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कैंडिडेट्स को बोला गया है कि भाई ये जितने भी चेक बॉक्सेस हैं यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहे होंगे, ये सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर देना, नहीं चेक करोगे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगी। ये सारे के सारे, क्योंकि ये सब यही चीज़ बताता है कि भाई मैंने एलिजिबिलिटी पूरी कर लिया है, सही से जेंडर भर दिया है, कैटेगरी ढंग की भर दी है मैंने अपनी जो भी मुझे भरनी थी। ठीक है, कैटेगरी में कोई भी मजाक मत कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कैटेगरी में मजाक नहीं चलेगा। अगर ये मत सोचना कि भाई तुर्रम खा बन रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई मैं भले ही SC ST कोटा से हूँ या मैं OBC कोटा से हूँ, मगर मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जनरल भर दूंगा, जिनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी ज़िंदगी की। समझ रहे हो? ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, तुम्हारे नंबर मैटर करते हैं। SC ST कोटा होना, OBC कोटा होना तो एक पासिंग मार्क्स को दिखा सकता है कि भाई देखो इस बच्चे के इतने पासिंग मार्क्स आए हैं, ही या शी इज़ एलिजिबल फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। लेकिन ठीक है, हमें वो बेनिफिट को भी नहीं खोना है। आप ये बात समझ रहे हो? बाकी तो मुझे पता है कि आप सब अच्छी रैंक लाते ही हो, इससे मैटर नहीं करता कि कौन SC ST OBC से है। मैंने बच्चों को जी जान लगाते हुए मेहनत करते हुए देखा है। आजकल तो कैटेगरी वैसे भी मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चा अपने आप ही मेहनत करता है। लेकिन फिर भी आप प्लीज़ कैटेगरी के मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव रहिएगा, मम्मी और पापा को कंसल्ट करके ही ये चीज़ भरनी है। इज़ दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ पर मुझसे पूछ लेना। यहाँ तक ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बस इसमें इतना ही। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स भी निकालने वाला हूँ नीट का, सो आपसे नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। थैंक यू।